उत्तर प्रदेश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी भी हिस्से को अगर आप उठाकर देख लें तो केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा मामलों के मंत्री और साथ में खेल का भी प्रभार है। भारी भरकर मंत्रालय संभालने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अनुराग जी। नमस्कार चित्रा जी। पहले दौर का मतदान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 58 सीटों पर अपने आप को कहां देख रही है और दूसरे चरण के लिए आप लोगों की क्या है तैयारी? मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं कि पहले चरण से ही जीत का सेहरा बांधने का काम किया है और पिछली बार भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो पहली वोटिंग हुई थी उसमें 58 में से 52 सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 हो 2019 हो विधानसभा लोकसभा में दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को अपना वोट दिया, आशीर्वाद दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी पहले की तरह रिकॉर्ड सीटें जीतेंगे। युवा वोटर बड़ी तादाद में अपने घरों से निकल रहा है वोट करने के लिए। आपको लग रहा है कि बीजेपी की जो योजनाएं हैं, जो 5 साल कामकाज किया है, उसके जरिए वो बीजेपी से एक बार फिर जुड़ रहा है 17 की तरह? देखिए, युवा सबसे पहले इसलिए आगे बढ़कर आता है कि उनको एक अपना भविष्य दिखता है सुरक्षित मोदी जी और योगी जी की सरकार में। वो अपनी माँ बहनों को सुरक्षित देखते हैं योगी जी की सरकार में। वो उत्तर प्रदेश में 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश पिछले 5 वर्षों में देखते हैं और ये देखते हैं कि अपराधियों, माफियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हुई, जिसके कारण निवेश उत्तर प्रदेश में बढ़ा जी। और जहां हमने 70 लाख रोजगार स्वरोजगार के वायदे किए थे वहीं पर 3 करोड़ रोजगार स्वरोजगार देने का हमने काम किया है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को एक आशा दिखती है भारतीय जनता पार्टी में, योगी जी और मोदी जी में। और इस बार तो हमने कहा है कि हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार स्वरोजगार के अवसर देंगे, 10 लाख करोड़ का निवेश लाएंगे और 2 करोड़ स्मार्टफोन और टेबलेट देने का काम भी युवाओं को करेंगे। और मेधावी छात्राओं को, जैसे आप स्कूटी चलाती हैं वैसे ही उत्तर प्रदेश की बेटियों को स्कूटी देने का काम भी करेंगे। ये मतलब बहुत जबरदस्त है कि जैसे मैं स्कूटी चलाती हूँ वैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे, महंगी वाली, या फिर कौन सी स्कूटी? मोदी जी को तो जाना ही जाता है, COP 21 हो, COP 26 हो जी। पर्यावरण की दृष्टि से जो मोदी जी ने किया है, ग्रीन एनर्जी पर बहुत काम किया, कार्बन एमिशंस कम करने पर किया और अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को भी बढ़ावा मिले, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी उस दिशा में आगे बढ़ी है और मुझे लगता है समाज भी उस दिशा में आगे बढ़ा है। सरकारों को स्वयं ही उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले चरण के बाद आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से जैसा 17 में आप लोगों को मत मिले थे वैसे ही मिलेंगे, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो लोग दूसरों की गर्मी उतारने के लिए चले थे, अब पहले चरण के मतदान के बाद खुद उनके ही कार्यकर्ता पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके हैं। अगर ऐसा ही होता तो अखिलेश जी को मुख्तार अंसारी का समर्थन क्यों करना पड़ता? तो अखिलेश जी को क्यों ऐसे लोगों को टिकटें देनी पड़ती? नाहिद हसन जैसे लोगों को, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का समर्थन करना पड़ता। सीधे नहीं कर पा रहे, आज पिछली 2 दरवाजे से कर रहे हैं। आजम खान जी को टिकट दी है, वही आजम खान रामपुर में प्रचार करने भी पहुंचे थे उनके पक्ष में। देखिए, जब पिछला प्रचार किया था तो जयप्रदा जी को क्या बोले थे। महिलाओं का अपमान सड़क पर हो या सदन में हो, आजम खान जी कभी पीछे नहीं हटे। और आजम खान जी जब दलितों के लिए, अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए उनका मजाक उड़ाते थे तो अखिलेश जी खिलखिलाकर हंसते थे, ताली बजाते थे। ये लोग भूले नहीं हैं। और उन्नाव में जैसे दलित बेटी के साथ उसका अपहरण और हत्या जो सपा के एक नेता ने की है, उसके ऊपर तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अखिलेश यादव का कहना है, जो उन्नाव की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, कि 4 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है जिस सपा नेता का जिक्र हो रहा है, और पुलिस आखिर कहां थी? इतना समय क्यों लग गया जो मेन आरोपी है उसको पकड़ने के लिए? वो कहना कार्रवाई कीजिए आप। देखिए, पहले ना सुनवाई होती थी ना कार्रवाई। समाजवादी पार्टी सरकार में ना सुनवाई थी ना कार्रवाई। आज अखिलेश जी इस लायक तो है नहीं कि कार्रवाई करें। सुनवाई तो कर सकते थे। एक गरीब माँ अखिलेश जी से मिलने आई थी, 1 मिनट का समय नहीं निकाला। 1 मिनट सुन लिया होता तो एक माँ की बेटी बच गई होती। अपने नेता को फोन करके कहा होता कि इसकी बेटी को छोड़ दो, लेकिन सुना नहीं, कार्रवाई, फरियाद नहीं सुनी जी। जो नेता आज सुनने के लिए तैयार नहीं है वो कल क्या सुनेगा? उन्होंने ना जिम्मेदारी पहले कभी निभाई, ना आज निभाएंगे। ना पुत्र की जिम्मेदारी निभाई,
ना जिम्मेदारी निभाई मुख्यमंत्री की, ना परिवार की जिम्मेदारी निभाई, और नैतिक जिम्मेदारी तो दूर की बात है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आ जाती हूं, क्योंकि पहले दौर का मतदान हो चुका है और दूसरे दौर के लिए सब लोग, आप लोग भी लगातार लगे हुए हैं। दूसरे चरण में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है, खासतौर से सहारनपुर या देवबंद वाले उस पूरे के पूरे बेल्ट की हम बात कर लें, रामपुर ले लें या फिर दूसरे जो हिस्से हैं। आपको लग रहा है कि पहले चरण का मुद्दा कुछ और था और दूसरे चरण में आते आते अब मुद्दा कुछ और हो चुका है? मुझे लगता है मीडिया मुस्लिम को अलग रख के देखती है और ऐसे ही कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और मैं इसलिए बड़ा गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, हम सत्ता में आए तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। हमने 43 लाख घर बनाए, ये नहीं देखा गरीब को दिया, अमीर को या मुसलमान को दिया, हिंदू को दिया। पक्के मकान दिए, बिजली के कनेक्शन दिए, मुफ्त में इलाज दिया 5 लाख रुपए का, मुफ्त में 2 बार महीने का राशन भी दिया, हर घर को नल से जल देने के काम की शुरुआत भी की। ना हिंदू को अलग देखा, ना मुसलमान को, जो जरूरतमंद था उसको देने का काम किया है। नौकरी भी दी तो बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार देने का हमने काम किया। बयान आपके नेताओं के इस तरह के आ जाते हैं ना कि ऐसा लगता है कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को चाहिए ही नहीं। और अभी हिजाब मामले पर भी देश भर में जहां बाकी पार्टियां एक जगह नजर आ रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की लाइन उससे बिल्कुल इतर और अलग है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं चित्रा जी, आपने सवाल पूछा। हिजाब का प्रयोग किया जा रहा है, पहले सीए का प्रयोग किया गया, एनआरसी का प्रयोग किया गया, अनुच्छेद 370-35A का प्रयोग किया गया, राफेल का प्रयोग, ऐसे अलग अलग प्रयोग हर चुनाव में किए गए। 2014 के बाद कभी विपक्ष के लोग हजम ही नहीं कर पाए मोदी जी की लोकप्रियता को हजम ही नहीं कर पाए। इसलिए इस तरह के मुद्दे चुनते हैं जिससे तुष्टीकरण की राजनीति की बू आती है। इन लोगों ने बांटो और राज करो की राजनीति के साथ काम किया। गरीब के नाम पर वोट पाते थे, हाँ। मुस्लिम के नाम पर वोट पाते थे, लेकिन परिवार के लिए करते थे, ना कभी मुसलमान के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया। गरीब के नाम पर वोट ना कि आप लोगों को सूट कर रहा है ये गरीब के नाम पर वोट पाया, हाँ। लेकिन खुद नोट कमाने का काम किया है। ये विपक्ष के लोग जब सत्ता में थे, जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है। और देखिए 2014 के बाद राजनीति में बदलाव क्या आया। हम लोग गरीब कल्याणकारी योजनाएं लाए, 3 करोड़ पक्के मकान देश भर में बना कर दिए गरीबों को, 70 साल में नहीं बने थे। 9 करोड़ घरों को पीने का पानी दिया, 70 साल में केवल 3 करोड़ घरों को पक्का पानी, नल से स्वच्छ जल ग्रामीण क्षेत्रों में मिला था, हमने 2 सालों में करके दिया। हमने 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, जो आज तक किसी ने नहीं किया। आपदा के समय मुफ्त वैक्सीनेशन, तो मुफ्त में राशन भी 2 साल। यही तो सवाल है ना अनुराग जी, इतने सारे कामकाज अगर बीजेपी की सरकार की ओर से किए गए हैं, तो हिजाब मामले को बीच में लाकर विरोधी दल कह रहे हैं कि दरअसल ये मामला इनको सूट करता है, ध्रुवीकरण करते हैं और चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। हिजाब मामले को आप लोग उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में जिंदा रखना चाहते हैं। हिजाब का चुनाव से दूर दूर तक कोई लेना ही नहीं। आप देखिए, ये देश संविधान से चलेगा या किसी और चीज से चलेगा? बीजेपी का क्या है स्टैंड? आप तो केंद्रीय, हम तो साफ कहते हैं, ताकतवर मंत्री हैं, आप बताइए ना बीजेपी का क्या स्टैंड है? देश संविधान से चलता है, और संविधान में अगर शिक्षण संस्थाओं को अधिकार है कि यूनिफॉर्म का कोड तय करें, यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए, तो क्या आप इस बात को मानती हैं कि सबको एक बराबर यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का भ्रम पैदा हो रहा है कि आप लोग जानबूझकर हिजाब उतरवाना चाहते हैं या फिर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं इसको लेकर। 2014 से 2022 तक मोदी जी की सरकार देश में जी, एक महिला ये कह दे कि हमने किसी का हिजाब उतरवाने की बात की, एक कह दे। हमने तो, मैं तो उस स्थान पर हूं बरेली में जहां माता द्रौपदी का, जिसको जन्म स्थान कहा जाता है, जिन्होंने महिलाओं के स्वाभिमान की लड़ाई सबसे पहले लड़नी शुरू की, जिन्होंने अपमान सहन नहीं किया, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और महिलाओं का सम्मान और स्वाभिमान ये बढ़ाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देखिए, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई भाजपा ने दिलाई। यही नहीं, 18 साल से 21 वर्ष उम्र शादी की भाजपा ने की है। हिजाब वाले मामले में लेकिन आप भरोसा, अब तो पाकिस्तान से भी आवाजें उठने लगी हैं, अमेरिका से भी आवाजें उठने लगी हैं, फिर कैसे आप इस बात का भरोसा दिलाएंगे कि नहीं, यहाँ पर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, महिलाएं पूरी तरह से आप लोगों की राज में सुरक्षित हैं? महिलाएं पूरी तरह से योगी राज में ही सुरक्षित हैं। और 5 सालों के आंकड़े उठाकर देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, तो उसमें नीचे आए, 58% नीचे आए। पहले सुनवाई भी नहीं होती थी, कोर्ट में जाकर FIR लिखवानी पड़ती थी सपा के नेताओं के खिलाफ। अब सुनवाई भी होती है, कार्रवाई भी होती है, जेल में भी डाला जाता है
और उसको सजा भी दिलाई जाती है। ये फर्क है 5 सालों में। हमने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया और लोगों को न्याय दिलाने का काम कोर्ट ने करना शुरू कानून किया। व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है। अगर दूसरे चरण की मैं पोलिंग को लेकर करूं, वहां पर कुल 52 में से समाजवादी पार्टी ने जहां 35 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने 53 में से आपने 18 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो फिर ऐसा तो नहीं है कि आपने बिल्कुल उससे परहेज रखा या दागी चेहरे जो थे उनको छोड़ दिया आपने? देखिए, बहुत अंतर है देखने का। आजम खान जी जैसे लोग होंगे तो उनके अपराध देखिए क्या क्या है। नाहिद हसन जैसे लोग होंगे, मुख्तार अंसारी जैसे होंगे, अतीक अहमद जैसे होंगे, 4 शीटर है, हिस्ट्री शीटर जैसे लोग इनकी लिस्ट में है। ऐसे ऐसे लोगों के नाम है जिनके पुलिस थानों में रिकॉर्ड मिलते हैं, एक नहीं कई केस देखने को मिलते हैं। वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि 10 जो प्रमुख अपराधी हैं टॉप 10 सूची के, उसको बीजेपी जारी क्यों नहीं कर देती? देश के सामने है, प्रदेश के सामने है, और सपा की लिस्ट देख लेंगे, टॉप 10 नजर आ जाएंगे। जारी तो अखिलेश जी ने कर दी है, उसके बाद डर रहे हैं, दूसरी लिस्ट ही जारी नहीं की। आप कल्पना कीजिए, भाजपा ने 7वें चरण तक के नाम घोषित कर दिए, पब्लिक लिस्ट कर दी, अखिलेश यादव जी पहली लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट नहीं निकाल पाए। चोरी छिपे टिकटें दे रहे हैं, फिर वापस ले रहे हैं। वो लोग जाके बसपा में शामिल हो रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी में न परिवार के लोग बचे हैं, न पार्टी के लोग बच पा रहे हैं, अपने लोग ही छोड़कर जा रहे हैं। और आप लोग लेते जा रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं है, उनको छोड़कर जा रहे हैं। भी कांग्रेस पार्टी की जितनी भी पोस्टर गर्ल हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मतलब वेलकम करने के लिए बेताब है। आज ही एक पोस्टर गर्ल को आपने शामिल करवा लिया बीजेपी में। देखिए, तो ये कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग इतने प्यारे भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगने लगे हैं? कांग्रेस ने जो झूठी बातें करके पोस्टर गर्ल्स बनाई, उनको बड़े बड़े वायदे किए, उन सभी बहनों ने कहा कि टिकटें बेची जा रही है कांग्रेस में। जो कहते हैं वो करती नहीं है, केवल पोस्टर पे फोटो चिपकाने का काम प्रियंका गांधी करती है। उन्नाव की बेटी के साथ जब समाजवादी पार्टी का नेता अपहरण करके हत्या करता है तो उनकी चुप हो जाती है, बोलती नहीं है प्रियंका जी, अंदर से आवाज नहीं निकलती है। किया है कि राहुल गांधी जी गायब हो जाते हैं, पर बातचीत की है, राहुल जी उत्तर प्रदेश से गायब हो गए, प्रियंका जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित हो गई। अब हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हैं। जल्दी से एक बार फिर से पूछ लेती हूं मैं, दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के आधार पर उसको लग रहा है कि उसका अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है? सुरक्षा, गरीब कल्याण और विकास, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जहां पर गरीबों के कल्याण किया, सुरक्षा दी जिसके कारण निवेश आया और युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले, और आगे के लिए भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं पहले से ज्यादा दृढ़ता के साथ लागू करेंगे। और सुरक्षा, मातृशक्ति हो, युवा हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, पूरे उत्तर प्रदेश को सुरक्षा की दृष्टि से हम गुंडा राज, माफिया राज पर और कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बुलडोजर माफिया पर चलता रहेगा। 64,000 एकड़ जमीन हमने खाली करवाई है, उसके ऊपर विश्वविद्यालय और गरीबों को पक्के मकान मिलते रहेंगे। अब तो आवासीय पट्टों पर भी हम आवासीय जमीन जो है वो पट्टों पर देंगे और उनको पक्का मकान भी बना कर देंगे। अभी तक की स्थिति क्या कहती है? बीजेपी कितनी सीटें लेकर आ रही है? पिछली बार तो 312 थी, 325 एनडीए के साथ। इस बार आपकी स्थिति पहले चरण का जब चुनाव गुजर चुका है, कहां पर है? मेरा आज भी मानना है 2017 में 300 पार जनता के आशीर्वाद से किए। 2019 में भी उत्तर प्रदेश ने इतनी सीटें जिताई कि हम देश में भी 300 पार कर पाए। फिर एक बार 300 पार करने का काम भाजपा सरकार करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जी आज तक से जुड़ने के लिए। और बरेली में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। 2017 में पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में कर ली थी। अनुराग ठाकुर का ये कहना है कि दरअसल जिस तरह का प्रदर्शन 2017 में 300 पार करते हुए हम लोगों ने किया था, एक बार फिर से 2022 में भी उसी तरह की स्थिति रहेगी। अब मंत्री जी के दावे में कितना दम है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन यकीनन बेहद दिलचस्प उत्तर प्रदेश का चुनाव हर गुजरते वक्त के साथ होता जा रहा है। बरेली से अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, बरेली आज तक।